भारतीय इतिहास को जानने के लिए उनका स्रोतों का जानना बहुत ज़रूरी है। प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के कई साधन हैं जिनको इस तरह से बांटा जा सकता है: साहित्यिक स्रोत, धार्मिक स्रोत, ब्राह्मण ग्रंथ, श्रुति, स्मृति, ब्राह्मण ग्रंथ, लौकिक साहित्य, ऐतिहासिक साहित्य, विदेशी विवरण, जीवनियाँ, कल्पना प्रधान तथा गल्प साहित्य, और दूसरा होता है पुरातात्विक स्रोत, जिसमें आते हैं अभिलेख, मुद्राएं, स्मारक, महल, सिक्के आदि। तो प्राचीन भारतीय साहित्य तथा दर्शन के संबंध में जानकारी की यूँ तो बहुत सारे साधन होते हैं और वो कभी ज़्यादा कभी कम इस तरह से भी देखने को मिलता है। फिर भी हमें जो है भारतीय साहित्य का जो सर्वेक्षण हुआ है उसके आधार पर, उनके स्रोतों के आधार पर हम प्राचीन भारतीय इतिहास का एक जो है आकार तय कर देते हैं, एक स्वरूप तय कर देते हैं कि हमारा प्राचीन भारतीय साहित्य इस तरह का था। प्राचीन भारतीय इतिहास की जो साधन हैं उनको दो रूप में मुख्यतः बांट सकते हैं। एक होते हैं साहित्यिक साधन और दूसरे होते हैं पुरातात्विक साधन। तो साहित्यिक साधनों के अंदर जैसे ब्राह्मण साहित्य है। अब ब्राह्मण साहित्य में आपने जो है सुना होगा कि शतपथ ब्राह्मण है कि नहीं, गोपथ ब्राह्मण, पंचविंश ब्राह्मण, इस तरह से ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इससे पहले आते हैं वेद। वेद हैं बेसिकली चार वेद: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो वेदों की जो जानकारी है वो सबसे पुरानी मानी गई है, सबसे प्राचीन मानी गई है। कहते हैं कि भाई आर्य जब आए उनके समय में ये वेद लिखे गए और इनके अंदर मतलब दो संस्कृतियों के संघर्ष की कहानी भी दिखाई देती है, हमारी संस्कृति भी दिखाई देती है। तो अलग अलग जो है हमारी तत्कालीन राजनीति भी दिखाई देती है कि किस तरह से जो है राजनीतिक विचारधारा थी, क्या राजा थे, कैसे थे, ये सब जो है वेदों के अंतर्गत दिखाई देता है। इसके अलावा जो वेदों के मंत्र लिखे, उनकी संहिता लिखी, टीकाएँ लिखी, उनको ब्राह्मण कहते हैं। तो प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथों में मैंने बताया जैसे आपको पहले भी, ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, पंचविंश ब्राह्मण है कि नहीं, ये सब, गोपथ ब्राह्मण, ये सब इम्पोर्टेंट हैं। जैसे ऐतरेय जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उसके जो अपन अध्ययन करते हैं तो उसमें बेसिकली हमको राजाओं का नाम है, उनका राज्याभिषेक किस तरह से होता था, क्या उनकी कार्य प्रणाली थी, किस तरह से वो चीज़ें करते थे, वो सब उसमें पता चलता है। शतपथ ब्राह्मण में बेसिकली जैसे बताया गया है कि किस तरह से जो है वहाँ के राज्य थे, वो राज्यों में किस तरह की कहानियाँ थी वहाँ की, वो सब जो है, जैसे राजा परीक्षित की कहानी है वो जैसे आपको शतपथ ब्राह्मण से मिलती है। ब्राह्मण ग्रंथों के बाद आते हैं जैसे उपनिषद। तो उपनिषद जो हैं, उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर पढ़ाई करना। तो जब गुरु के समीप बैठकर पढ़ाई करते थे तो उसको उपनिषद कहा गया। उसमें जो उस समय का जो अध्ययन है, उस समय का जो ज्ञान है, वह उपनिषदों के अंतर्गत लिखा गया। उपनिषदों में जैसे बृहदारण्यक उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद बहुत जो है फेमस हुए हैं। इनके अंदर राजा बिंबिसार की कहानी है कि नहीं, उनके पुत्रों की कहानी, इन सब का उल्लेख भी इसमें मिलता है। वेदों के बाद जो है कुछ वेदांग भी हैं, जो जैसे वेद का अंग, इसका अर्थ होता है वेद का अंग है। इसमें वेदों के अंग में है, एक तो 6 हैं टोटल ये: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो इसके अंतर्गत जो है मतलब अलग अलग सूत्रों का, अलग अलग बातों का एकदम स्पेशलाइजेशन जैसे उसको किया गया, अलग से बताया गया कि मतलब यज्ञों में किस तरह से काम होता था, धर्म का क्या रूप था, है कि नहीं, इन सब का बिल्कुल जो है गृहस्थी के जो संस्कार थे, गृह संस्कार थे, वो किस तरह से उसमें आते हैं, ये सब इनके अंतर्गत बताया गया। इसके बाद आपके स्मृति ग्रंथ आपने सुना होगा, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति,
है कि नहीं, पाराशर स्मृति। इन स्मृतियों के अंतर्गत भी कुल मिला के इन्हीं जो वैदिक साहित्य है उसी का विवरण इसमें दिखाई देता है। इसके बाद आते हैं ऐतिहासिक विवरण। तो ऐतिहासिक विवरण में तत्काल समय के जो मुख्य ऐतिहासिक ग्रंथ थे उन सब की जो है चर्चा की गई। विदेशी विवरण, मैगस्थनीज का जो है विवरण है, फाहियान का विवरण है, इतिसिंह का विवरण है कि नहीं। उसके बाद मुग़ल काल में भी कई लोग आए, उनका विवरण है जैसे, तो ये तो आ जाता है मुग़ल काल का। लेकिन प्राचीन भारत में जैसे मेनली इतिसिंह, फाहियान और ये जो आपके मैगस्थनीज है, तो ये सब इम्पोर्टेंट हैं। फिर आ जाते हैं पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत मेनली जो अभिलेख हैं, जैसे अशोक के अभिलेख हैं, है कि नहीं। अशोक के मुख्य 13 अभिलेख हैं जो जगह जगह से प्राप्त हुए हैं। उन अभिलेखों के माध्यम से ही अशोक अपनी जो है राजाज्ञाएँ प्रसारित करता है, कैसे एक राजा को होना चाहिए, है कि नहीं, राजा के क्या कर्तव्य हैं, राजा का प्रजा के प्रति क्या कर्तव्य हैं। तो बहुत सारी जो मतलब कुल मिला के अभी अभिलेखों को कई बार राजाओं के शासनादेश अभिलेख भी कहा गया, मतलब उसकी शासन की जो आज्ञाएँ उत्कीर्ण हैं। मुद्राएं हैं, जैसे मौर्य काल की मुद्राएं हैं, आहत मुद्राएं, पंचमार्क सिक्काएँ। फिर मौर्योत्तर काल की मुद्राएं हैं, गुप्तकालीन मुद्राएं हैं जिनमें और जो है अच्छी बनने लगी पहले के मुकाबले। तो ये सब मुद्राएं हमें बताती हैं कि कौन सा राजा था, क्योंकि वो बिल्कुल एक ठोस सबूत है हमारे पास। एक जो है ना एक मेटलिस्टिक है, उसमें ये नहीं कह सकते अगर किसी गुप्त राजा की तस्वीर उत्कीर्ण है तो फिर गुप्त की है। जबकि साहित्यिक साधनों में ये संभावना बनी रहती है कि माना कि किसी मतलब उसके अंदर वाद विवाद भी हो जाते हैं, ये सही है नहीं है, कोई विद्वान क्या कहता है। लेकिन जो मुद्राएं हैं उन पर प्रश्न चिन्ह उठाना बड़ा मुश्किल होता है, वो ज़्यादा प्रमाणिक स्रोत होते हैं। इसके अलावा जगह जगह के स्मारक बने हुए हैं, महल बने हुए हैं, मूर्ति हैं, नहीं बहुत भग्नावशेष हैं। तो ये सब जो जानकारी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की हमें इन साधनों से प्राप्त होती है।